हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस केस को आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि आप क्लियरली समझ सकें कि डिप्रेशन एक्चुअली कैसे डेवलप होता है, थेरेपी कैसे हेल्प करती है और रिकवरी कैसे पॉसिबल होती है। जैसे मैंने बताया था, क्लाइंट ए एक 32 ईयर ओल्ड मैरिड वुमन थी जो स्कूल टीचर के रूप में काम कर रही थी। जब वह कंसल्टेशन के लिए आई तब पिछले लगभग 5 महीनों से वह इमोशनली स्ट्रगल कर रही थी। धीरे धीरे उसने बताया कि वह रोज ऑलमोस्ट सैड फील करती थी, ज्यादा टायर्ड रहती थी और इमोशनली बिल्कुल ड्रेन्ड महसूस करती थी। जो चीजें पहले उसको पसंद थीं, जिनसे उसको खुशी मिलती थी, उन सब में उसकी इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होती गई। वह अक्सर रो देती थी, उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो गई थी, एपेटाइट कम हो गया था और उसके माइंड में बार बार नेगेटिव थॉट्स आने लगे थे, जैसे मैं अपनी फैमिली पर बर्डन हूँ, मैं इनफ अच्छी नहीं हूँ और कुछ भी बेटर नहीं होगा। जब किसी इंसान के माइंड में इस तरह के रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं तो हम उन्हें बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ये डिप्रेशन के कॉमन वार्निंग साइंस होते हैं। जब मैंने केस को और डिटेल में एक्सप्लोर किया तो ये क्लियर हुआ कि ये प्रॉब्लम अचानक स्टार्ट नहीं हुई थी। इसके पीछे कई स्ट्रेसर्स थे, वर्क स्ट्रेस, फैमिली डिफिकल्टीज, इमोशनल सपोर्ट का कम होना और सबसे इम्पोर्टेंट उनके फादर का रीसेंट लॉस। शुरू में जैसे बहुत लोग सोचते हैं, क्लाइंट ए ने भी सोचा कि यह सिर्फ स्ट्रेस है और कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बेटर होने के बजाय और वर्सन होने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी डेली रूटीन को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, सेल्फ केयर कम हो गई, एंजॉयबल एक्टिविटीज बंद हो गई, लोगों से मिलना जुलना कम हो गया और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना भी ऑलमोस्ट बंद कर दिया। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, डिप्रेशन अक्सर धीरे धीरे डेवलप होता है। शुरू में वह सिर्फ स्ट्रेस, थकान या सैडनेस लग सकता है, लेकिन टाइम के साथ वह एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन बन सकता है। और मैं यहाँ एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, डिप्रेशन लेजीनेस नहीं है, डिप्रेशन वीकनेस नहीं है, डिप्रेशन अटेंशन सीकिंग नहीं है और यह सिर्फ ओवर थिंकिंग भी नहीं है। डिप्रेशन एक रियल मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें सिंपल डेली एक्टिविटीज भी बहुत डिफिकल्ट लगने लगती हैं, जैसे बेड से उठना, नहाना, खाना खाना, लोगों से बात करना या नॉर्मल काम करना। ये सब बहुत हैवी फील हो सकता है। जब क्लाइंट ए असेसमेंट के लिए आई, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट साइंस नोटिस किए। वह फिजिकली टायर्ड लग रही थी, इमोशनली एग्जॉस्टेड थी और उसकी एनर्जी बहुत लो थी। उसकी स्पीच स्लो और सॉफ्ट थी और वह इजीली सेशन के दौरान रो पड़ती थी। उसमें गिल्ट, होपलेसनेस, सेल्फ ब्लेम और लो सेल्फ वर्थ जैसे साइंस क्लियरली दिख रहे थे। साथ ही मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज केयरफुली असेस्ड की, सुइसाइडल थॉट्स या सेल्फ हार्म थॉट्स। क्लाइंट ने बताया कि उसके पास कोई एक्टिव प्लान नहीं था, लेकिन उसके माइंड में कभी कभी थॉट्स आते थे जैसे मेरी लाइफ का क्या यूज है, शायद मेरी फैमिली मेरे बिना बेटर होगी। इवन अगर कोई एक्टिव प्लान ना हो, फिर भी ऐसे थॉट्स बहुत सीरियस होते हैं और कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए। इसीलिए डिप्रेशन केसेस में सुइसाइड रिस्क असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिटेल्ड हिस्ट्री, क्लिनिकल इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद ये क्लियर हो गया कि क्लाइंट ए मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन यानी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक्सपीरियंस कर रही थी। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि इंसान सिर्फ 1-2 दिन के लिए सैड नहीं होता, बल्कि लगातार सैडनेस, लो एनर्जी, स्लीप प्रॉब्लम्स, एपेटाइट चेंजेस, नेगेटिव थॉट्स, पुअर कंसंट्रेशन और डेली फंक्शनिंग में डिफिकल्टी वीक्स या मंथ्स तक चलती रहती है। इस केस से यह भी समझ आता है कि डिप्रेशन सिर्फ मूड को अफेक्ट नहीं करता, यह थिंकिंग, बिहेवियर, रूटीन, रिलेशनशिप्स, वर्क और फिजिकल हेल्थ सब पर इम्पैक्ट डालता है। अब एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में मेरा फोकस सिर्फ डायग्नोसिस पर नहीं होता। मैं ये भी समझने की कोशिश करता हूँ कि यह प्रॉब्लम इस वक्त क्यों डेवलप हुई। क्लाइंट ए के केस में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। वह खुद पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, अपनी इमोशंस को अंदर रखने की हैबिट थी, फादर की लॉस का ग्रीफ था, घर का स्ट्रेस था, वर्क प्रेशर था और इमोशनल सपोर्ट बहुत कम था। साथ ही कुछ फैक्टर्स ऐसे भी थे जो डिप्रेशन को मेंटेन कर रहे थे, जैसे लोगों से अवॉइड करना, रूटीन का टूट जाना, एंजॉयबल एक्टिविटीज का बंद हो जाना, पुअर स्लीप, नेगेटिव थिंकिंग का इंक्रीज होना और गिल्ट को कंटिन्यूअसली कैरी करना। मैं फैमिलीज को अक्सर ये समझाता हूँ, जब एक पर्सन डिप्रेशन की वजह से नॉर्मल लाइफ जीना बंद कर देता है तो डिप्रेशन और स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए ट्रीटमेंट सिर्फ बात करने तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इंसान को धीरे धीरे वापस लाइफ में लाने का प्रोसेस होता है। क्योंकि क्लाइंट ए का डिप्रेशन मॉडरेट टू सीवियर था, मैंने एक स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाया जिसमें साइकोथेरेपी, रेगुलर मॉनिटरिंग और साइकेट्रिक रेफरल फॉर मेडिकेशन सपोर्ट इंक्लूड था।
मैं थेरेपी के रूप में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT यूज़ कर रहा था। सिंपल लैंग्वेज में CBT इंसान को यह समझने में हेल्प करती है कि थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं। इस थेरेपी में क्लाइंट अनहेल्थी थॉट्स को पहचानना सीखता है, नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करना सीखता है, डेली रूटीन को रिस्टार्ट करता है, अवॉइडेंस कम करता है और धीरे धीरे होप बिल्ड करता है। क्योंकि सिम्टम्स काफ़ी सिग्निफिकेंट थे, क्लाइंट A को साइकेट्रिस्ट के पास रेफर किया गया, जहां मेडिकेशन स्टार्ट हुई। बहुत केसेस में थेरेपी प्लस मेडिकेशन का कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल में समझेंगे कि थेरेपी सेशंस एक्चुअली कैसे हुए, कैसे स्मॉल स्टेप्स ने उसकी लाइफ में चेंज लाना स्टार्ट किया और कैसे धीरे धीरे रिकवरी पॉसिबल हुई। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि रियल थेरेपी सेशंस में क्या होता है और रिकवरी का प्रोसेस कैसे अनफोल्ड होता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब बात करते हैं कि एक्चुअल थेरेपी सेशंस में क्या हुआ, क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है, थेरेपी में होता क्या है, क्या सिर्फ बात करते हैं? इस केस में थेरेपी एक स्ट्रक्चर्ड और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, जहां हर सेशन का एक क्लियर पर्पस था। सेशन 1, ट्रस्ट और सेफ्टी बिल्ड करना। फर्स्ट सेशन का मेन गोल था क्लाइंट A को सेफ और अंडरस्टूड फील करवाना। इस सेशन में मैंने उनकी पूरी स्टोरी ध्यान से सुनी। मैंने उनसे उनके सिम्टम्स के बारे में डिटेल में पूछा। उनका मूड कैसा रहता है, स्लीप कैसी है, एपिटाइट कैसा है, फैमिली और वर्क स्ट्रेस कितना है और सबसे इम्पोर्टेंट, उनके माइंड में कैसे थॉट्स आ रहे हैं। इस सेशन का फोकस सोल्यूशन देना नहीं था, इसका फोकस था सुनना, समझना और ट्रस्ट बिल्ड करना। क्योंकि जब एक पर्सन डिप्रेशन में होता है, उसे सबसे पहले ये फील होना ज़रूरी होता है कि कोई मुझे जज नहीं कर रहा है, कोई मुझे समझ रहा है, और यही थेरेपी का पहला हीलिंग स्टेप होता है। सेशन 2, डिप्रेशन को समझाना, साइको एजुकेशन। सेकंड सेशन में मैंने क्लाइंट A को डिप्रेशन के बारे में सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। मैंने उन्हें क्लियरली बताया, यह लेजीनेस नहीं है, ये वीकनेस नहीं है, ये पर्सनल फेलियर नहीं है, ये एक रियल मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जब उन्होंने यह सुना तो उनका शेम और सेल्फ ब्लेम थोड़ा कम होने लगे, क्योंकि डिप्रेशन में बहुत लोग ये फील करते हैं, मेरे साथ ही कुछ गलत है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये ट्रीटेबल कंडीशन है, तो होप का फर्स्ट सीड वहीं से स्टार्ट होता है। सेशन 3 और 4, डेली रूटीन रीस्टार्ट करना। अब थर्ड और फोर्थ सेशन में मैंने फोकस किया डेली रूटीन को धीरे धीरे वापस लाने पर। इस प्रोसेस को हम बिहेवियरल एक्टिवेशन कहते हैं। मैंने क्लाइंट A को बहुत स्मॉल और मैनेजेबल टास्क्स दिए, जैसे टाइम पर उठना, रेगुलर नहाना, थोड़ा सा खाना, चाहे एपिटाइट कम हो, 5-10 मिनट की शॉर्ट वॉक लेना, एक ट्रस्टेड पर्सन से बात करना, रोज़ एक छोटा यूज़फुल काम करना। ये सब सिंपल लग सकता है, लेकिन डिप्रेशन में ये छोटी चीज़ें भी बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं। मैंने उन्हें समझाया, स्मॉल एक्शन, स्मॉल सक्सेस, कॉन्फिडेंस बिल्ड कॉन्फिडेंस, मूड इम्प्रूवमेंट, और धीरे धीरे उनकी रूटीन वापस आने लगी। सेशन 5 और 6, नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करना। अब 5th और 6th सेशंस में फोकस शिफ्ट हुआ नेगेटिव थिंकिंग को आइडेंटिफाई करने पर। क्लाइंट A के माइंड में कुछ कॉमन थॉट्स रिपीटेडली आ रहे थे, जैसे मैं यूजलेस हूँ, मैं बर्डन हूँ, कुछ भी बेटर नहीं होगा, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने उन्हें सिखाया कि जब भी ये थॉट्स आए, नोटिस करो, लिखो, समझो कि यह कब आए, किस सिचुएशन ने ट्रिगर किया। क्योंकि डिप्रेशन सिर्फ सैडनेस नहीं होता, ये नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न भी होता है, और जब तक थॉट्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक उन्हें चेंज करना मुश्किल होता है। सेशन 7 और 8, नेगेटिव थॉट्स को चेंज करना। अब 7th और 8th सेशंस में हमने काम किया नेगेटिव थॉट्स को हेल्थियर थॉट्स में चेंज करने पर। जैसे इंस्टेड ऑफ मैं यूजलेस हूँ, हमने प्रैक्टिस की मैं स्ट्रगल कर रही हूँ लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। इंस्टेड ऑफ मैं बर्डन हूँ, हमने प्रैक्टिस की मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है और सपोर्ट लेना गलत नहीं है। इंस्टेड ऑफ कुछ भी बेटर नहीं होगा, हमने प्रैक्टिस की। ये डिफ़िकल्ट फेज़ है और रिकवरी टाइम लेती है। इस स्टेप से गिल्ट, होपलेसनेस और सेल्फ हेट्रेड धीरे धीरे कम होने लगे, और यह थेरेपी का एक वेरी पावरफुल टर्निंग पॉइंट होता है। सेशन 9, ग्रीफ वर्क, फादर की लॉस प्रोसेस करना। 9th सेशन में मैंने फोकस किया ग्रीफ पर। क्लाइंट A ने अपने फादर की लॉस को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं किया था। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को अंदर दबा लिया था और नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करने की कोशिश की थी।
इस सेशन में मैंने उन्हें इनकरेज किया अपने फादर के बारे में बात करना, अपनी सैडनेस एक्सप्रेस करना, अपनी गिल्ट को रिलीज करना, इमोशंस को एक्सेप्ट करना, क्योंकि अनएक्सप्रेस्ड ग्रीफ डिप्रेशन को और वर्सन कर सकता है और जब ग्रीफ सेफली एक्सप्रेस होता है तो इमोशनल हीलिंग स्टार्ट होती है। सेशन 10 फैमिली स्ट्रेस और कम्युनिकेशन। 10th सेशन में फोकस गया फैमिली स्ट्रेस और रिलेशनशिप इश्यूज पर। मैंने क्लाइंट ए को सिखाया अपनी नीड्स क्लियरली एक्सप्रेस करना, सपोर्ट मांगना, अननेसेसरी गिल्ट कम करना, हेल्थी बाउंड्रीज सेट करना, क्योंकि अगर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट सेम रहे तो रिकवरी स्लो हो सकती है और जब कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है तो इमोशनल सपोर्ट भी इंप्रूव होता है। सेशन 11 प्रोग्रेस रिव्यू। 11th सेशन में हमने प्रोग्रेस रिव्यू की। इस पॉइंट तक नोटिसेबल चेंजेस दिखने लगे थे, स्लीप इंप्रूव हो गई थी, एपेटाइट बेटर हो गया था, क्राइंग कम हो गया था, रूटीन वापस आ रही थी, सेल्फ क्रिटिसिज्म कम हो रहा था। ये सेशन इंपॉर्टेंट था क्योंकि डिप्रेशन में इम्प्रूवमेंट स्लो होती है और लोग अक्सर अपनी प्रोग्रेस नोटिस ही नहीं कर पाते, लेकिन जब प्रोग्रेस क्लियरली दिखाई जाती है तो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ते हैं। सेशन 12 रिलैप्स प्रिवेंशन, फ्यूचर प्रोटेक्शन प्लान। 12th सेशन का फोकस था रिलैप्स प्रिवेंशन। इसका मतलब अगर फ्यूचर में सिम्टम्स वापस आए तो उन्हें अर्ली स्टेज पर ही आइडेंटिफाई करना। हमने कुछ अर्ली वार्निंग साइंस आइडेंटिफाई किए, जैसे स्लीप डिस्टर्ब होना, इंटरेस्ट कम होना, लोगों से अवॉइड करना, सेल्फ ब्लेम बढ़ना, रूटीन टूटना, नेगेटिव थॉट्स का वापस आना। फिर हमने एक सिंपल एक्शन प्लान बनाया। रूटीन जल्दी रिस्टार्ट करो, एक्टिविटी बढ़ाओ, ट्रस्टेड लोगों से बात करो, जरूरत पड़े तो थेरेपी वापस स्टार्ट करो, साइकेट्रिक फॉलोअप कंटिन्यू रखो। ये स्टेप फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिकवरी फेज, रियल इंप्रूवमेंट दिखना लगभग 10 वीक्स और 12 सेशंस के बाद क्लाइंट ए में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखने लगा। उनकी स्लीप बेटर हो गई, ईटिंग इंप्रूव हो गई, क्राइंग कम हो गया, वर्क अटेंडेंस बेटर हो गई, डेली रूटीन वापस आ गई, नेगेटिव थॉट्स रिड्यूस होने लगे, इमोशनल स्टेबिलिटी इंप्रूव्ड होने लगी और सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने कहना स्टार्ट किया, मुझे लगता है मैं रिकवर कर सकती हूँ। और यह सेंटेंस खुद में रिकवरी का एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है। इस पूरी केस से मैं चाहता हूं कि आप कुछ सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखें। सबसे पहली बात, डिप्रेशन रियल है। यह सिर्फ सैडनेस या वीकनेस नहीं होती, यह एक रियल मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो स्लीप, एनर्जी, थिंकिंग और डेली लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। दूसरी बात, अर्ली साइंस को इग्नोर मत करो। अगर किसी को रोज सैडनेस फील हो रही हो, इंटरेस्ट कम हो गया हो, स्लीप डिस्टर्ब हो रही हो या नेगेटिव थॉट्स बार बार आ रहे हो 2 वीक्स से ज्यादा, तो हेल्प लेना जरूरी है। तीसरी बात, थेरेपी हेल्प करती है। राइट सपोर्ट, थेरेपी और जरूरत पड़े तो मेडिकेशन के साथ रिकवरी पॉसिबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी को अकेला मत छोड़ दो। अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है उसे जज मत करो, उन्हें सुनो, सपोर्ट करो और जरूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए एनकरेज करो। लाइक और शेयर कीजिए। और मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और मैं यहां शेयर करता हूं रियल साइकोलॉजी जो दिमाग को समझे और दिल को हील करे। फॉलो और सब्सक्राइब करो अगर आप भी अपने थॉट्स से समाधान चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।